हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 13 से 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब। अब आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है, कि किस तरह से आप हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो उसका मेथड दोस्तों एक ही है, सिर्फ आपको हमारी एप्लीकेशन को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और उस लिंक के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। नाम क्या है सर? नाम है करियर्स क्लाउड। याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम अफेयर्स क्लाउड नहीं है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। और गाइस, एक बात जरूर याद रखनी है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल की सब्सक्रिप्शन दोनों ही अवेलेबल है, और दोनों ही सब्सक्रिप्शन 2021 और 22 के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट से ही परचेज कर सकते हैं, उसका प्राइस और भी कम है। और जो 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी हम बहुत ही कम दाम पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, हम आपको देंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में 2 सेक्शन होंगे, एक में डिटेल्ड करंट अफेयर होंगे उसी दिन के, एक में होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर। मतलब क्या होगा कि उस करंट अफेयर्स को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों वीकली पीडीएफ सेक्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका एक कारण है कि आप वीक वाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। डेली आप कर ही रहे हो, वीक वाइज रिवीजन हो जाएगी तो आपका करंट अफेयर और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आती है बारी वीकली टेस्ट की, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझे याद भी है या नहीं है, या मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम आपको देते हैं स्टडी पीडीएफ, जिसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा। एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, इसका मतलब जो डिटेल्ड करंट अफेयर है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम से पहले आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि नाम से पता लग रहा है आप इसको फटाफट क्या कर सकते हो, उसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों टॉप 100, इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बार बार जो है वो बेस्ट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सको मंथली वाइज। गाइज, ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं बहुत ही कम प्राइस पे, और ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी। और अगर इस तरह से आप करंट अफेयर्स करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी करंट अफेयर आपका मिस होगा। और बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड करने, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप खुद प्राइस देख के सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन उस प्राइस के ऊपर हम आपको 10% और भी डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको यूज क्या करना है, आपको इस कोड को यूज करना है H10 को, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 23 फरवरी 2021 का। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जो भी अभी बच्चे जुड़े हैं, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे पहले सेक्शन के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, जिसमें हम 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप इन विच स्टेट, जिसमें डिजिटल हम कह सकते हैं नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, और भी चीजें जो हैं वो, ताकि सोशल इनइक्वालिटी जो डिजिटलाइजेशन के अंदर है, कल भी हमने बात की थी सोशल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि उसको तैयार करना है, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें जो हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाई जाएंगी। और ये इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट के बजट में अनाउंस की गई थी 2021 के बजट में, और वो स्टेट कौन सी, हमारे पास केरला गवर्नमेंट। तो आप याद करोगे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, केरला की, और मेरे साथ आप आंसर को मैच कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लिया करो। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कम्स अप इन केरला, और केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका नाम होगा, जिसको डिजिटल यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी एट मंगलापुरम इन त्रिवेंद्रपुरम। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां पे है, मंगलापुरम में, त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। ये जो है अपग्रेड किया जाएगा एक 20 साल पुराने एक सेंटर को, और वो सेंटर का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला। इसको अपग्रेड करके इसी को क्या बनाया जाएगा,
केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और द यूनिवर्सिटी का मेन एम क्या होगा कि डेवलपमेंट करनी है हमने इन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर सोशल प्रोग्रेस एंड इट्स ऑल इंडिविजुअल, मतलब सब लोगों के लिए। और ऐसा ना हो कि कुछ लोग ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर पा रहे हैं या हम और आप ही यूज कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी डिजिटल चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उनको उस चीजों के बारे में बताना, तो यही इस यूनिवर्सिटी का क्या रहेगा, एम रहेगा। तो केरला के बारे में हमने जानना है। स्टेट के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और साथ ही साथ केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनराई विजयन। और आपने याद रखना है कि यहीं पे आपको मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा पेरियार नेशनल पार्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रोप्ड इन विच पंजाबी सिंगर रैपर टू ड्राइव इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड्स। तो आपको पता है कि आरबीआई के कैंपेन चलता है, आरबीआई कहता है सतर्क रहें कि यार जो भी आपको मैसेज आता है या फोन आता है कि ओटीपी बता दें या डिटेल्स बता दें, तो उसके बारे में आरबीआई बार बार बताता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ऐड की जाती है। इवन अमिताभ बच्चन जी खुद आपको बता रहे हैं कि यार इस तरह से आपने सतर्क रहना इन चीजों से। तो इवन एयरटेल ने एक नया लॉन्च किया था, एयरटेल सेफ पे, ताकि उसके बाद भी आपको एक मैसेज आता है, पूछा जाता है कि यार आप ही जो है वो पैसे को निकाल रहे हो। तो यार ये सारी चीजों से आरबीआई आपको बार बार क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है, बार बार आपको जो है वो इससे जो है वो जागरूक करवा रहा है। तो उन्होंने अब एक पंजाबी सिंगर रैपर जो है वो इसके लिए कैंपेन के लिए चुना है, ताकि वो एक रैप तैयार करके लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें। और उसका नाम क्या है रैपर का, वायरस। तो याद रखना है नाम क्या होगा, वायरस। तो यहां पे देख सकते हो, रोप्स इन पंजाबी सिंगर रैपर वायरस टू ड्राइव इट्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। और आप पिक्चर देख सकते हो और नाम से ही पता लग रहा है कि यार मतलब आपको याद रहेगा, ये आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आरबीआई का कैंपेन क्या है, आरबीआई कहता है जागरूक जानकर बनिए, सतर्क रहिए। और ये कैंपेन उन्होंने 2016 में लॉन्च किया था और सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। मैंने पहले ही बताया, हर जगह पे इसको बताया जा रहा है। तो इसमें जो है वो एक रैप तैयार किया जाएगा और रैप जो है वो तैयार करेंगे वायरस, और तैयार करके जो है वो लोगों तक इसको पहुंचाएंगे ताकि लोग जो है वो सतर्क हो सकें। और डेप्टी गवर्नर्स आपको आरबीआई के पता है, बिभू प्रसाद कनगो, महेश कुमार जैन, मिशेल देबपात्रा एंड एम राजेश्वर राव। रिसेंटली अक्टूबर में किनको अपॉइंट किया गया था, एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया लॉन्च्ड ए गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम ऐप एज अल्टरनेटिव ऑफ व्हाट्सएप। तो यार हम सब लोग जो है वो मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप का यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में प्राइवेसी की बात होती है कि वो सिक्योर नहीं है, उसमें मैसेजेस जो हैं वो सिक्योर नहीं है, आपका डाटा जो है वो कहीं और जा रहा है, जिसके कारण व्हाट्सएप ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया है। लेकिन उन्होंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है स्पेशली, अभी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वही यूज कर सकते हैं, ताकि सिक्योर जो है वो मैसेजिंग जो है वो हो सके। और उस एप्लीकेशन का आपने नाम बताना है। तो मेरे साथ आंसर को मैच करें फटाफट। आंसर बच्चों ने बताना स्टार्ट कर दिया है। आंसर क्या होगा इसका, सैंडीज होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो एप्लीकेशन का नाम क्या है, सैंडीज। लेकिन अभी जो ऐप है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन कॉमन लोगों के लिए भी इसको अवेल कर दिया गया है काफी जगह पे, लाइक एप्पल स्टोर पे इसको जो है वो अवेलेबल कर दिया है। अभी एंड्रॉयड जो स्टोर है उसके ऊपर ये अवेलेबल नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो एक और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम क्या है, संवाद। लेकिन आपने याद रखना है सैंडीज जो है वो एक एप्लीकेशन का नाम है जिसका काम क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए अभी यूज किया जा रहा है। और इसको डेवलप किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। लेकिन संवाद को डेवलप कौन कर रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसको डेवलप कर रहा है। तो एक दो चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर, ऐप का नाम याद रखना है किस लिए यूज हो रही है, और दूसरी ऐप का भी आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। और ये दूसरा एडिशन है दोस्तों, पहला एडिशन 2020 में हुआ था। याद रखना आपने कि पहला एडिशन 2020 में हुआ था और वो कहां पे हुआ था, ओडिशा के अंदर हुआ था। इस बात को आपने याद रख लेना है। पहला एडिशन है वो कलिंग यूनिवर्सिटी ओडिशा के अंदर जो है वो आयोजन किया गया था। लेकिन अब जो कौन सी स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करेगी, कौन सी स्टेट होस्ट करेगी, तो आंसर क्या होगा इसका, कर्नाटका होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो कर्नाटका टू होस्ट सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। और इस बार पहली बार दो नई गेम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक तो योगासन, एक मालाखंबा, जो कि केरला का आप कह सकते हो कि एक तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो इवन ये और भी स्टेट्स में खेला जाता है लेकिन केरला के अंदर बहुत ही फेमस है। योगासन, मालाखंबा
मल्लखंबा, ये 2 नई गेम्स जो हैं वो इसमें ऐड की गई हैं। और इसमें मेन यूनिवर्सिटी जो इसको होस्ट करेगी वो जैन यूनिवर्सिटी होगी बेंगलुरु की, और वेन्यू आपको पता लग गया कर्नाटका के अंदर। और इसमें 19 इवेंट्स होंगे, अंडर 25 एज के जो है बच्चे इसमें खेलेंगे। इसका मेन मोटिव यही है कि 18 से लेकर 25 साल के युवाओं को हम गेम्स की तरफ क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, उनको एथलीट जो हैं वो बना सकें। और आपको पता है कि 2020 का पहला एडिशन जो है वो क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ से हुआ था, जो कि ओडिशा में हुआ था। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल आपने याद रखना है संदीप प्रधान होंगे, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली, ये इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन आते हैं, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कौन होस्ट कर रहा है, हरियाणा होस्ट कर रहा है। इसी के साथ उम्मीद है कि ब्रिक्स गेम्स भी जो हैं वो इसी के साथ करवाई जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट, Who won in men's single in Australian Open 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला इवेंट पूरे टेनिस टूर्नामेंट्स का जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं 4, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, विमिल्डन होगा, फ्रेंच ओपन होगा और यूएस ओपन होगा। और सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट होगा, मतलब जो सरफेस होता है वो हार्ड कोर्ट होगा। और विमिल्डन आपको पता है कि वो ग्रास कोर्ट है, उसमें ग्रास आपको दिखेगी कोर्ट के अंदर। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले है, बहुत ही फेमस है, राफेल नडाल ज्यादातर जीतते हैं इसको, क्योंकि किंग ऑफ क्ले कहा जाता है उनको। और यूएस ओपन अगेन कौन सा है, हार्ड है। तो याद रखना है दोस्तों आपने इसी ऑर्डर में कि 2 हार्ड कोर्ट्स हैं, क्ले कोर्ट है और एक कौन सा है, ग्रास कोर्ट है। तो मेन सिंगल को किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने इसको जीत लिया है। याद रखना है सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रशिया के जो प्लेयर हैं डैनियल मेदवेव उनको हराया है। तो आप देख सकते हो इनको हरा दिया, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो सेम क्वेश्चन लेकिन वुमेन्स के लिए, हु वन इन वुमेन सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? और मैं आपको हिंट देता हूं कि वो जापान से बिलोंग करती हैं जिन्होंने उसको जीता है, और वर्ल्ड रैंकिंग में उनका स्थान जो है वो दूसरा है। तो आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल हो गया, आंसर क्या होगा, नाओमी ओसाका। तो याद रखना है वुमेन के अंदर नाओमी ओसाका ने जीता है, और मेन के अंदर यार मेरे ख्याल से काफी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, नोवाक जोकोविक जो है वो जीतते हैं इस टूर्नामेंट को। और नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जापान से। और इन्होंने हराया किसको है, जेनिफर ब्रेंडी को, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, यूएसए से, जेनिफर ब्रेडी। तो याद रखना है आपने। तो ये 109th एडिशन था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, मेलबोर्न में होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और आपने याद रखना है कि इसको एक नाम से और जाना जाता है, जो मेंस की सिंगल ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ओपन की वो नॉर्मन ब्रूक्स चैलेंज कप के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मन ब्रूक्स चैलेंज कप जो है वो किस ट्रॉफी को कहा जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस कप होगा उसको कहा जाता है। और ऐसे ही जो वुमेन सिंगल ट्रॉफी होगी उसको जाना जाता है द फेन आखर्स्ट मेमोरियल कप। तो इस तरह से आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जोकोविक का 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था, ओवरऑल 18th ग्रैंड स्लैम था, मतलब 2 ग्रैंड स्लैम पीछे हैं ये रोजर फेडरर और नोवाक उससे राफेल नडाल से। तो याद रखना आपने, तो नोवाक जोकोविक जो है वो नंबर 1 प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के, और नाओमी ओसाका का ये 2nd ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है। लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ नाम जो है वो पता होना चाहिए और किसको हराया है ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड विच मिशन टू रीच चिल्ड्रन and pregnant women with the 12 vaccine preventable diseases under universal immunization program। तो आपको पता है यार ये एक ऐसा प्रोग्राम है क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से बच्चों को, बहुत सी प्रेग्नेंट मदर्स को जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हो पाई थी। तो 12 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं ताकि डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो किया जाएगा कौन से मिशन के तहत ये किया जाएगा। तो यार आंसर बहुत सिंपल है, आंसर क्या है, इंद्रधनुष मिशन 3.0। तो इसको याद रखना है, इंद्रधनुष मिशन 3.0, जिसके तहत जो है वो 12 ऐसी डिजीजेस के ऊपर वैक्सीनेशन की जाएगी जो कि कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी 2020 के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया और यही मेन एजेंसी है जो इंद्रधनुष मिशन 3.0 को लॉन्च किया है जिन्होंने। और आपने याद रखना है इसके लिए एक पोर्टल भी जो है वो लॉन्च किया गया है, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, जहां की वैक्सीन से उसको रोका जा सके, खास करके लाइक पोलियो कह सकते हो आप जो है वो उसमें कह सकते हैं मीजल्स रूबेला हो सकता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो उसमें जो है वो टेटनस का इंजेक्शन हो सकता है। तो ये सारी वैक्सीन जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और ये 8th फेज होगा मिशन इंद्रधनुष का, 3.0 के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। 3.0 जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा 2 फेजेस के अंदर, लेकिन 250 डिस्ट्रिक्ट्स में, अर्बन एरियाज अक्रॉस 29 स्टेट्स और यूटी। ये आपने याद रखना है कि 250 डिस्ट्रिक्ट्स में
और 29 स्टेट्स और यूटीज, ना कि इसमें आपने 36 आंसर लगा देना है, 29 स्टेट्स और यूटीज में इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये स्कीम है क्या, जो बच्चे 2 साल से कम हैं और प्रेग्नेंट वुमेन को इम्यूनाइजेशन दी जाएगी ताकि बच्चों को और औरतों को सुरक्षित जो है वो इससे रखा जा सके। और मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, मिशन इंद्रधनुष के अंदर इसको लिया गया है। और आपको पता होना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है, हर्षवर्धन जी। आप फोटो यहां पे देख सकते हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, चांदनी चौक से बिलोंग करते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट। रिसेंटली आरबीआई हैज ब्रॉट विच बैंक अंडर इट्स रेगुलेटरी प्रीव्यू। पहले ये बैंक खुद काम करता था, लेकिन अब आरबीआई के प्रीव्यू के अंदर आ गया, मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस इनके ऊपर अप्लाई होंगी। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जो आपको स्लाइड के अंदर दिख रहा है बिल्कुल उसके तौर से आप इसको याद कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आरबीआई के अंदर एक बैंक जो है वो और आया है, रेगुलेट करेगा अब आरबीआई, उसको गाइडलाइंस बताएगा कि इस तरह से आप बैंकिंग सिस्टम को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मतलब हम कौन से बैंक की यहां पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक रिमोट एरिया की, मतलब हम कौन से बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की यहां पे बात हो रही है। तो बस इतना ही याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है वो सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट का जो है ओन्ड बैंक है। तो आपने याद रखना है, इट इज ए होली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आरबीआई के थ्रू जो है वो अब कंट्रोल किया जाएगा। हेड ऑफिस कहां पे होगा, गैंगटॉक सिक्किम के अंदर। एमडी और चेयरमैन याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक एग्रीकल्चर एक्ट 2020। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से स्ट्राइक्स चल रही हैं, जिस तरह से हंगर स्ट्राइक्स या जिस तरह से रोज एक नया प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर एक्ट्स के बारे में जो है वो इसके अंदर बताया गया है। तो एक जस्टिस है जो हम कह सकते हैं कि एक हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप पहले बताएंगे कि उनका नाम जो है वो क्या है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। बहुत ही सिंपल आंसर होगा जस्टिस ए के राजन। तो आंसर है इसका सी, जस्टिस ए के राजन। उन्होंने इस बुक को लिखा है, फॉर्मर जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के, याद रखना है, फॉर्मर जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो 3 जो फार्म लॉज हैं उनके ऊपर जो है वो ये लिखी गई है। तो याद रखना है, एग्रीकल्चर एक्ट 2020 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर में और भी चीजें इससे रिलेटेड चल रही हैं। जस्टिस ए के राजन ने इस बुक को लिखा है। तो आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020, डेमोलिशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर जस्टिस ए के राजन, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 यार्ड्स। यहां पे 22 यार्ड्स का मतलब क्या है, क्रिकेट। हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट की जो पिच है उसमें जो गैप है वो 22 यार्ड्स का होता है, लेकिन उससे हम लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं। ये इस बुक का मेन लक्ष्य है। तो नाम से आप काफी चीजें निकाल सकते हैं। तो लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 यार्ड्स मतलब 22 यार्ड की पिच से या 22 यार्ड की जो गेम है क्रिकेट, उससे हम लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं, उससे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो यार इसका आंसर क्या होगा, किसने इस बुक को लिखा है, श्रीकांत राम ने इस बुक को लिखा है। तो याद रखना, आप बुक का देख सकते हो कवर पेज, एक तरफ आपको एंटरप्रेन्योर दिख रहा है, एक तरफ आपको क्रिकेटर दिख रहा है। तो दोनों चीजों को मिला के जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बन सकते हो, क्योंकि आप यहां से स्किल्स सीख सकते हो। तो आप देख सकते हो, अपने माइंडसेट को रिफाइन करने के लिए और एक्सेप्शनल लीडर बनने के लिए आप इस गेम से बहुत सी चीजें सीख सकते हो। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, 2 ब्रदर्स हैं, संजू एंड संदीप, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और क्रिकेट की स्टोरी से उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट के लेसन सीखे हैं। और ये बुक बताना चाहती है कि आप क्रिकेट से बहुत चीजें सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हैं यार। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो यहां पे बात हो रही है मदर लैंग्वेज डे, कल्चरल लिंग्विस्टिक क्वालिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट कौन सी है, यूनेस्को। तो ये याद रखना है, यूनेस्को आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को डे हम एक सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर को, इस चीज को आपने याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, याद रखेंगे। और ये दिन जो है वो कब मनाया जाता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दिन मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा, 21 फरवरी। फटाफट यार बच्चे सारे बता देते हैं आंसर। तो फरवरी 21 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, उस दिन इसको मनाया जाता है। थीम क्या है, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि आप देख रहे हो कि रिसर्च बुक्स जो है वो आजकल अपनी अपनी लैंग्वेज में जो आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, ताकि यार लोगों को किसी भी तरह से जो प्रॉब्लम ना आ सके, हम एक लैंग्वेज के ऊपर की बजाय हम वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज के ऊपर भी क्या कर सकें, फोकस कर सके। तो मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, ताकि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को हम प्रमोट कर सके, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ताकि केरला में अगर कोई और लैंग्वेज है, तमिलनाडु
तमिलनाडु में कोई और है, पंजाब में कोई और है, तो यार सबको काम करने की आज़ादी होनी चाहिए अपने हिसाब से। वो अगर अपनी लैंग्वेज में काम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और यूनेस्को इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं बता चुका हूं, और फर्स्ट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाया गया था 2000 में। तो इस बार जो मनाया गया है वो एज ए नंबर वाइज 22nd एडिशन था। और थीम क्या है, फॉस्टरिंग, याद रखना है, फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो अलग अलग जगह पे हमने इसको यूज करना होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड साइंड 2 MOU with 2 recyclers, namely United Nation Development Program and Indian Pollution Control Association to make plastic free area। तो यार एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एक तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक है इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, ताकि वो उस अपने एरिया को प्लास्टिक फ्री एरिया बना सके। तो कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहां पे बात हो रही है? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, वीडियो को पॉज करें और मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखना है आंसर क्या होगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहां पे देख सकते हो कि IPCA है हमारे पास, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, UNDP है, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से साइन किया गया कि हमने प्लास्टिक फ्री जम्मू जो है वो करना है। तो सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, UNDP की तरफ से ये साथ में साइन किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ एंटिटीज हैव फंडामेंटल बेसिस ऑफ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन इन जम्मू। जाके दोनों ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन हो गया और एक हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों जाके घर घर जाके जो है वो गार्बेज कलेक्शन करेंगे, उनकी टीम जो है वो गार्बेज कलेक्शन करेगी। और इसमें जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो साथ देगी, वो भी डोर टू डोर जाके गार्बेज को जो है वो कलेक्ट करेंगी। फिर क्या होगा, गार्बेज को कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसमें जो है वो फिर इसकी सेग्रीगेशन की जाएगी, इसको छांटा जाएगा, जो गार्बेज दोबारा से रिसाइकल हो सकता है उसको अलग किया जाएगा और उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा। तो सिंपल है, इसके लिए 2 नई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि उनको दोबारा से रिसाइकल किया जा सके। सिंपल, जम्मू एंड कश्मीर आप इसमें याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो है हमारे पास मनोज कुमार सिन्हा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक रामसर साइट भी आप याद रख सकते हो, यहां पे वुलर लेक याद रहेगा। वुलर लेक कहां पे है, रामसर साइट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ऑफ RBI रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच यूटी। और ये ऐसी पहली यूटी है जिसमें ई कुबेर पेमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया, उसका नया वर्जन जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया। जो नया वर्जन है वो 2.9 के नाम से है, तो उसको लॉन्च किया गया कौन सी यूटी में, और ऐसी पहली यूटी वो बन चुकी है। अगेन दोस्तों आंसर इसका क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। फिर से आंसर क्या हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ई कुबेर पेमेंट सिस्टम लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे पेमेंट सिस्टम बहुत ही सेफ रहता है, इससे सीधा RBI के पास पेमेंट फीचर चले जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी इंटरमीडिएटरी बैंक नहीं होता, सीधा ही रसीद जो है वो RBI के पास जो है वो पहुंच जाती है। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो डायरेक्टली जो है वो RBI के पास चली जाती हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी बैंक नहीं होता। और ई कुबेर एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए RBI की तरफ से इसको तैयार किया गया है। और इसमें हर बैंक जो है वो अपने करंट अकाउंट के साथ लिंक कर सकता है पूरी कंट्री में। तो ये ई कुबेर सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो इसको याद रखना है आपको। कोई अब ट्रांजिट में जो भी आपके वाउचर जो हैं वो पेमेंट वाउचर्स हैं वो गुम हो जाते हैं, लेकिन ई कुबेर मतलब ऑनलाइन कुबेर के अंदर आप उसको अपने आप ही जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है जब भी आप कोई उसको पेमेंट को करते हो। और फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट कर रही है वर्जन 2.9 ऑफ द ई कुबेर पेमेंट सिस्टम। इसको अपने साथ में याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बुक टाइटल दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट टू रिलीज ऑन नेशनल साइंस डे, हु रोट दिस बुक। दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट मतलब उन्होंने क्या ढूंढा और उन्होंने क्या बनाया। मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये साइंस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है रिसर्च से, जिसके कारण इस बुक को रिलीज भी कब किया जाएगा, नेशनल साइंस डे मतलब 28 फेब को इसको रिलीज किया जाएगा। और ये बुक लिखी किसने है, ये बुक लिखी है श्वेता तनेजा ने। तो नाम याद रखना है दोस्तों, किसने लिखा है इसको, श्वेता तनेजा ने इस बुक को लिखा है। और स्पेशली इस बुक के अंदर बताया गया है साइंटिस्ट की जो पहचान है वो किस तरह से जो है वो आगे बढ़े, कौन कौन से हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कौन कौन सी रिसर्च की। तो मतलब चिल्ड्रंस या बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये बनाया गया कि कौन कौन सी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की हैं इंडिया के ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट ने। तो आप यहां पे देख सकते हो ये बुक नेशनल साइंस डे को रिलीज होगी February 28 को। तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड इज बीइंग रीनेम्ड एज।
अब यार मल्टी कैप फंड से उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, मतलब स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड से उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, क्योंकि एक नया फंड है जिसके थ्रू सेबी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी और उन्होंने बताया था कि आपको जो मीडियम कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं, या आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट है, लार्ज कैपिटल है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास जितनी भी कैपिटल एक्सचेंजेस हैं उसमें आप 25% जो है वो इन्वेस्ट करोगे, लेकिन वो इसके अंदर अब गाइडलाइन नहीं है, वो मल्टी कैप के अंदर जरूर है लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो इसका नाम हो चुका है। तो आप देख सकते हो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड रीनेम्ड एज कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप की गाइडलाइंस अलग है, मल्टी कैप की गाइडलाइंस अलग है। तो आप देख सकते हो मल्टी कैप फंड्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 25% ऑफ देयर कॉर्पस, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी है, इन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ईच, मतलब तीनों के अंदर जो है वो आपको 25-25% जो है वो डालना होगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो कैप ऑन हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन लार्ज मीडियम एंड स्मॉल कैप्स, जस्ट flexi cap funds has to hold at least 60% of their assets in the equity and equity related investment, बस उसमें डालना है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 25-25-25% करके आपने डालना है, मतलब 75% पैसा आपने इसमें डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इसीलिए उन्होंने नाम जो है वो यहाँ पे चेंज करके ये कर लिया। तो आपने याद रखना है कि फ्लेक्सी कैप की अलग रिस्ट्रिक्शंस है, मल्टी कैप की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और इसमें आप खास तौर से याद रख सकते हो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, तो उनकी तरफ से ये बनाया गया है, म्यूचुअल फंड है एक तरह का, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र, और इसका प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, नीलेश शाह। लेकिन कोटक महिंद्रा के बारे में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद नहीं रखनी। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है पंजाब कैबिनेट अप्रूव्स मिशन लाल लकीर इन ऑल विलेजेस। तो यार इसको वन लाइनर में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है इसको पूरे इंडिया में, कि यार लाल लकीर वाले जो विलेजेस हैं, मतलब उसमें जो है वो अब क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाई जाएगी, प्रॉपर पता लगेगा किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये ऐसी लैंड होती थी जिसको एक लाल लकीर लगा के, इवन दागा लगा देते थे तो अलग रख देते थे, लेकिन अब लाल लकीर जो मिशन है उसको जो है वो एक प्रॉपर रजिस्ट्री नेटवर्क के थ्रू जो है वो प्रूव किया जाएगा। तो कोई भी झगड़ा है किसके बीच में कि कौन वहां पे काम कर सकता है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, तेलंगाना कर चुका है, आंध्र प्रदेश कर चुका है, हरियाणा कर चुका है, तो बहुत सी स्टेट्स इसको कर चुके हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 22 फरवरी, मतलब 22 फरवरी को आपने सोचते ही रहना है, ऐसा नहीं है यार, इसका मतलब वर्ल्ड थिंकिंग डे इसका नाम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर सिर्फ सोचते ही रहना है। तो सर इसका मकसद क्या है? वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है वो गर्ल स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स, जो 150 कंट्रीज हैं उनके अंदर जो गर्ल स्काउट्स हैं और गर्ल गाइड्स हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है एक तरह की फॉर द गर्ल स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग कम्युनिटी टू थिंक अबाउट अदर्स एंड फोकस ऑन ए वाइडर इशू दैट इंपैक्ट्स द अदर्स विद इन द गाइडिंग एंड स्काउटिंग मूवमेंट्स। मतलब यार लड़कियों को आगे लेके आने के लिए कि वो किस तरह से गाइड कर रही है दूसरी कंट्रीज में, किस तरह से स्काउट्स का काम कर रही हैं, ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा जो है वो मिल सके और इश्यूज के ऊपर भी जो है वो काम किया जा सके। इसका थीम जो है वो क्या रखा गया है? पीस बिल्डिंग। तो इसको आप याद रख सकते हो। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नहीं कवर किया। नेक्स्ट, डॉक्टर डार्ली ओ कोशे ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड रनवे टू स्किल्ड इंडिया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारा स्किल इंडिया मिशन था तो उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बुक लिखी है डॉक्टर डार्ली ओ कोशे ने। सिर्फ इतना याद रखना है, रनवे टू स्किल इंडिया और स्किल्ड इंडिया। तो इस बुक का नाम जरूर याद रखना है, सिर्फ ऑथर का एक नाम पढ़ लें, डॉक्टर डार्ली। और वैसे भी ये बहुत ही फेमस हैं, जबकि हम चला रहे थे इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम ICDS जिसको हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से इसको खास करके आगे जाके प्रेरणा मिली थी, और उनके अंदर इनका बहुत बड़ा मेन रोल रहा है डॉक्टर डार्ली ओ कोशे का। अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंटली आपने इसको याद नहीं रखना। नेक्स्ट, नासा लॉन्च स्पेस स्टेशन सप्लाई शिप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेम्ड आफ्टर SS कैथरीन जॉनसन। तो ये एक नासा के मैथमेटिशियन, तो उनके नाम से जो है वो इसको रखा गया है, सिर्फ नाम याद रखेंगे, SS कैथरीन जॉनसन। नेक्स्ट, सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विद प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरपर्सन। क्योंकि नीति आयोग के अंदर आपको पता है कि सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जो यूटीज हैं उनके चीफ मिनिस्टर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेकिन यार इसमें अब जम्मू कश्मीर और इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, सिंपल क्वेश्चन। और चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ही होंगे।
नेक्स्ट, थावरचंद गहलोत वर्चुअली रिलीज थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी विद 10,000 टर्म्स। मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है वो रिलीज की गई है। पहले जो पुरानी डिक्शनरी थी उसमें जो है वो सिर्फ 6,000 टर्म्स थी, लेकिन अभी 10,000 टर्म्स आ चुके हैं इसके अंदर। और ये पब्लिश की है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, उनकी तरफ से इसको क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस है थावरचंद गहलोत जी, ये आपने याद रखना है। तो यार वन लाइनर पॉइंट जो है वो आज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा आपने याद रखना है। एक तो बुक का नाम याद रखना है, डॉक्टर डार्ली, इतना नाम याद रखेंगे। एक एसएस कैथरीन जॉनसन, उनके नाम से जो है वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो स्पेस स्टेशन सप्लाई शिप भेजा है उसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि इंडियन लैंग्वेज की तरफ से एक डिक्शनरी जो है वो लॉन्च की जिसमें 10,000 टर्म्स हैं। बस इतना याद रखना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर के ऊपर। जो 21 और 22 फरवरी का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? क्वेश्चन था विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कौन से प्लेस को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? खास करके बिजनेसेस के लिए उनको यह नाम जो है वो दिया गया है। तो फटाफट मुझे आंसर बताएंगे बच्चे, क्या इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। तो बहुत से बच्चों ने आंसर साथ ही साथ बता दिया था। आंसर दोस्तों इसका क्या था? आंसर था कोयम्बटूर। क्यों कोयम्बटूर था? क्योंकि इसमें जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, कॉटन फील्ड्स बहुत बड़ी हैं, जिसके कारण जो है वो इसको क्या कहा गया है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। स्पेशली टेक्सटाइल जो है वो यहां पे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो लार्जेस्ट आर्टरी यार ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सीजीएल 2016 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, तो इसमें से आपने आंसर देना है। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे इसको फटाफट बता देंगे। यस, और आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, सब बच्चों को पता है। लेकिन यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो 700 प्लस लाइक्स चाहिए। मैं बहुत ही जल्दी मार्च के स्टार्टिंग महीने में, ताकि मैं आपके इस मंथ में सारे के सारे करंट अफेयर्स पेंडिंग जो है वो कंप्लीट कर दूं, और मार्च के स्टार्टिंग में मैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेके आ रहा हूं, स्पेशली फॉर द पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ताकि आप अच्छे से जो है वो रिवाइज कर सको चीजों को। तो 700 प्लस लाइक्स जो है वो मुझे चाहिए इस काम के लिए। और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को यार, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देख रहे हो और अगर आप करंट अफेयर्स को पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लाइफ इज फन, एंजॉय करें, लाइफ का हर मोमेंट का एंजॉय करें, लेकिन अपनी सेहत का भी साथ में ध्यान रखें और साथ साथ पढ़ते रहें। और मैं कामना करता हूं कि इस साल आपका लक्ष्य जरूर अचीव हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर।